Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम अपनी अकाउंटिंग एंट्री को एक अलग तरीके से करेंगे। इसमें कुछ अलग अलग सिचुएशन है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, गोडाउन्स, आपके पास एक से ज़्यादा गोडाउन में स्टॉक रखा हुआ तो उसे कैसे कंट्रोल करोगे? क्या हर गोडाउन में जा के एक टैली वाला बैठाना पड़ेगा या आप एक ही सेंट्रलाइज जगह से कहीं भी से कंट्रोल कर सकते हो? किस गोडाउन में कितना स्टॉक है कैसे चेक करेंगे, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये असाइनमेंट है डीके ट्रेडर्स, मिस्टर दिनेश कुमार इसके प्रोपराइटर हैं, रनिंग अ डिपार्टमेंटल स्टोर। ये क्या कर रहे हैं, डीके ट्रेडर्स बिजनेस का नाम है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हैं जिसमें सभी तरह की चीज़ें हैं और प्रोपराइटर जो ओनर है उसका नाम है डीके दिनेश कुमार। देखो, मान लीजिए आपने कोई सामान परचेज करा। जब आप कोई सामान परचेज करते हो तो जब स्टॉक परचेज करते हो तो उसकी एंट्री हम परचेज में करते हैं। जब भी हम स्टॉक खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हम परचेज में करते हैं। मान लीजिए आपने किसी चीज़ के 100 पीस खरीदे थे। अब इसमें से क्या हुआ, 15 पीस जो थे वो डिफेक्टेड थे। तो अब ये पीस तो आप वापस भेजोगे ना? हाँ जी, राजीव, अनुराधा, समझ आ रही है बच्चा? आपने 100 पीस खरीदे थे, उसमें से 10 पीस 10 रुपये पर रेट का था, लेकिन 15 पीस जो थे वो डिफेक्टेड थे। तो डिफेक्टेड पीस अब आपको वापस भेजने पड़ेंगे। उनका आप क्या करोगे ना, नहीं तो पैसे भी देने पड़ेंगे, सामान भी नहीं बिकेगा। तो जब आप परचेज करते हो तो इसकी एंट्री करते हो आप परचेज अकाउंट डेबिट 1000 रुपये टू क्रेडिटर सप्लायर, जिससे भी आपने सामान खरीदा 1000 रुपये, ये एंट्री करते हो। इस एंट्री में कोई डाउट है अनुराधा या राजीव? ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम सामान वापस भेजेंगे 15 पीस जब हम वापस भेज रहे हैं, क्या ये हमारी सेल है? सेल में भी देखो, सेल में क्या होता है, स्टॉक बिजनेस गोडाउन से बाहर चला जाता है। इसमें भी स्टॉक गोडाउन से तो बाहर जा रहा है। क्या मैं इसे सेल मान सकता हूँ अपनी? नहीं, सेल तो नहीं मान सकता, क्योंकि सेल नहीं है। सेल होगा तो मुझे जीएसटी भी जमा करना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याएं हैं सेल के साथ। तो सेल तो नहीं है, ये है गुड्स रिटर्न। इसे बोलते हैं गुड्स रिटर्न की ट्रांजेक्शन ना। गुड्स रिटर्न के केस में अब क्या करोगे, आप पहले कह रहे थे आपने इस क्रेडिटर को 1000 रुपये देने हैं। अब क्या करोगे, जब उन्हें 15 पीस 10 रुपये से हिसाब से वापस कर दिए तो 150 रुपये कम दोगे। अब आप उसे 150 रुपये कम दोगे। जब 150 रुपये कम दोगे तो इस अकाउंट को जो आपने 1000 रुपये से क्रेडिट करा था, तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 150 से डेबिट करना पड़ेगा, है ना? जब आपने परचेज करी थी 1000 रुपये से क्रेडिट करा था इसका अकाउंट, अब आपने 150 रुपये कम देने हैं, तो एंट्री को रिवर्स इफेक्ट डालने के लिए 150 रुपये से इसका अकाउंट डेबिट भी करना पड़ेगा। तो अब आप अगली एंट्री करोगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 150 रुपये टू परचेज भी साथ में कम होगी मेरी, है ना? आप इसे परचेज रिटर्न के थ्रू भी कर सकते हो, परचेज के थ्रू भी कर सकते हो, बात एक ही है, दोनों में सेम केस है। जब आप परचेज रिटर्न अकाउंट डालोगे ना तो उसका मास्टर भी, उसका ग्रुप भी परचेज ही बनाते हो, तो अल्टीमेटली परचेज में ही नेट ऑफ होती है। तो अगर आप परचेज रिटर्न बनाओगे तो आपके टैली में दो चीज़ दिखेंगी, एक परचेज अकाउंट दिखेगा जिसका डेबिट बैलेंस आ रहा होगा, एक परचेज रिटर्न अकाउंट दिखेगा जिसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा। इनको आप नेट ऑफ कर रहे होगे, हमेशा बैलेंस शीट में जाते हैं, P&L में जाते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट परचेज अकाउंट को करोगे तो ये डेबिट और ये क्रेडिट दोनों को नेट ऑफ करके यहाँ बैलेंस दे देगा आपको। तो आपको परचेज रिटर्न बनाने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती है, आप परचेज अकाउंट में ही डाल सकते हो। परचेज रिटर्न बनाना है तो रिटर्न भी बना सकते हो, लेकिन उसका ग्रुप भी डालोगे परचेज ही। तो क्या होगा, परचेज के अंदर फिर दो अकाउंट देंगे, जैसे कैपिटल में होता है, एक अकाउंट दिखता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा दिखता है ड्राइंग अकाउंट। तो जो ड्राइंग में पैसा निकालता है प्रोपराइटर, वो क्या करता है, कैपिटल में से कम होता है ना? तो डायरेक्ट अगर मैं कैपिटल को डेबिट कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ड्राइंग को डेबिट करूंगा तो बैलेंस शीट में लास्ट में साल में जाते हैं हम, मुझे कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस माइनस डेबिट ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस घटा के तब नेट लिखना पड़ेगा। तो सेम काम यहाँ पे है। परचेज अकाउंट भी आप डायरेक्टली परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दो तो आपकी 1000 रुपये से परचेज डेबिट थी, 150 से क्रेडिट हो गई तो कितने की रहेगी, 850 की रहेगी। आप परचेज रिटर्न करोगे, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाओगे तो फिर आप क्या करोगे, फिर वहाँ पे आप ऐसे दिखाओगे परचेज अकाउंट 1000 रुपये लेस रिटर्न 150 रुपये 850 रुपये, तब भी तो आप ऐसे ही दिखाओगे। तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। आप डायरेक्ट परचेज अकाउंट को भी क्रेडिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में सेम इम्पैक्ट सेम आएगा और दोनों सही तरीके हैं। कई लोग परचेज रिटर्न रजिस्टर अलग से बनाते हैं, तो अलग से बनाओगे तो फिर आपको परचेज रिटर्न ही बनाना पड़ेगा।
नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। कई लोगों में इंडस्ट्री में ऐसा होता है जैसे करना कर लो, तुम्हारी मर्जी है, तो अल्टीमेट रिजल्ट, अल्टीमेट इम्पैक्ट सेम है। तो आप परचेज अकाउंट को डायरेक्ट क्रेडिट भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जैसे ही मैंने इसको डेबिट करा ना क्रेडिटर के अकाउंट को, इस ट्रांजैक्शन में स्टॉक रिटर्न को वापस करने के लिए जब मैंने क्रेडिटर के अकाउंट को डेबिट करा तो अब मुझे कोई डॉक्यूमेंट भी तो बनाना पड़ेगा ना इसके लिए। क्रेडिटर अकाउंट, जब मैंने सामान खरीदा था तो उसने मुझे अपना एक इनवॉइस बना के दिया था नहीं दिया था, जिससे मैं सामान खरीद के लाया। जब मैं सामान बेचता हूँ तो मैं अपना एक सेल्स इनवॉइस बनाता हूँ। अब मैंने ना तो ये सामान खरीदा है ना बेचा है, ना मैंने सामान खरीदा ना बेचा, लेकिन ट्रांजेक्शन तो हुई है, 150 रुपये का सामान वापस भी गया है। तो अब जब मैंने क्रेडिटर के अकाउंट को डेबिट करा तो इसका डॉक्यूमेंट बनेगा डेबिट नोट। तो बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि डेबिट नोट कब बनना है और क्रेडिट नोट कब बनना है। तो इसका अकाउंट जब मैं डॉक्यूमेंट, अगर मैं सामान खरीदने वाला सामान वापस भेज रहा हूँ और एक डॉक्यूमेंट के साथ भेजूँगा, क्योंकि मेरे को जब सामान निकालना है, ये तो 150 रुपये की सामान है ना, 1.5 लाख का भी होगा, 1.5 करोड़ का भी हो सकता है। तो जब रास्ते में सामान ट्रेवल करेगा तो उसके साथ एक डॉक्यूमेंट चाहिए ना कि भाई इलीगल माल तो नहीं जा रहा, टैक्स की चोरी तो नहीं हो रही। तो वो डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? डेबिट नोट बना के दूंगा मैं। यहाँ से मैं डेबिट नोट बना के दूंगा, ट्रक वाले को सामान दूंगा, ट्रक सामान वापस लेके जाएगा, जहाँ उसने डिलीवर करना है वहाँ जाके मेरे सप्लायर को वापस कर देगा, ले भाई तुम्हारा सामान वापस आ गया। तो जब मैं किसी डॉक्यूमेंट के साथ इसको भेजता हूँ परचेज रिटर्न को, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या कहलाता है? डेबिट नोट। डेबिट नोट कब होता है? जब परचेज रिटर्न होती है। डेबिट नोट कब बनता है? परचेज रिटर्न के केस में। परचेज रिटर्न के केस में डेबिट नोट बनता है। या क्यों बना? क्योंकि मैंने पार्टी के अकाउंट को यहाँ पे डेबिट नोट डेबिट किया है, क्रेडिट नोट है ना, क्रेडिटर्स के अकाउंट को डेबिट कर दिया तो डेबिट नोट बनेगा। अब दूसरा क्या चीज बनती है? क्रेडिट नोट। वो आपको समझ आ जाएगा अपने आप ही क्रेडिट नोट कब बनता है? जब आपका सामान करा हुआ, आपने जो सामान बेचा था, जो स्टॉक बेचा था, वो वापस आ गया। जब आप सेल करते हो तो आप एंट्री करते हो पार्टी अकाउंट डेबिट, पार्टी या डेटर्स अकाउंट डेबिट, पार्टी अकाउंट डेबिट 2000 रुपये टू सेल्स अकाउंट, सेल्स को क्रेडिट कर देते हो 2000 रुपये से। यही एंट्री करते हो सेल्स के टाइम पे, ठीक है। अब जब सामान, इस पार्टी ने आपका सामान वापस भेज दिया, इसने अपना डेबिट नोट बना के भेजा है। हो सकता है कई बार नहीं भी भेजे, है ना, कभी डेबिट नोट बना के भेजते तो कई बार छोटी पार्टियां होती है, कोई अकाउंटिंग नहीं कर रही हो तो कहते हैं ले भाई तेरा सामान ही मैं वापस भेज रहा हूँ, तू रख ले। तो उसने नहीं भी भेजा कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अगर जिसने सामान मेरे से खरीदा है वो वापस भेजेगा तो क्या बना के देगा मुझे? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, जिसको मैंने ये सामान बेचा था, अगर वो सामान वापस भेजेगा मुझे तो अपने साथ क्या डॉक्यूमेंट बना के भेजेगा? मान लीजिए ये है मिस्टर ए। अगर मिस्टर ए, जिन्होंने मेरे से सामान, मैंने मिस्टर ए को सामान बेचा था 2000 रुपये का, मिस्टर ए ने 500 रुपये का सामान वापस भेज दिया, रिटर्न कर दिया, तो मिस्टर ए कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेंगे? मिस्टर ए ने कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना चाहिए? अच्छा,
फिर आप यही तो कहते हैं, भावनाओं में नहीं बहना है, डिसीजन लेना है सोच के। मिस्टर ए ने मेरे से सामान खरीदा था, मिस्टर ए की बुक्स में वो एंट्री क्या हुई होगी? हाँ, मिस्टर ए की बुक में, हाँ मिस्टर ए की बुक में एंट्री क्या हुई? परचेज अकाउंट डेबिट टू ये डीके स्टोर, डीके ट्रेडर्स। मिस्टर ए की बुक को सोचोगे तो एंट्री क्या हुई थी? मैं परचेज अकाउंट डेबिट टू डीके ट्रेडर्स, यही तो हुई थी मिस्टर ए की बुक्स में। अब मिस्टर ए वापस भेज रहा है तो क्या कर रहा है? परचेज रिटर्न करना है ना, वो क्या बना के भेजेगा? वो तो डेबिट नोट बना के भेजेगा। मैंने आपको क्या बोला? मैंने कहा अगर मिस्टर ए वापस भेजेगा तो वो क्या सा डॉक्यूमेंट बना के भेजेगा? अभी तो क्रेडिट नोट की बात ही नहीं करी ना, अब वही तो कह रहा हूँ। अभी इसलिए तो कह रहा हूँ, भावनाओं में नहीं बहना है, ध्यान से सुनना है पहले ना। सब यही बोल रहे हैं क्रेडिट नोट, क्योंकि डेबिट नोट तो हम पढ़ के पीछे आ गए, अब तो क्रेडिट नोट ही पूछ रहे हो गए आप। इतना आसान कोई पूछता हूँ मैं, इतना आसान नहीं पूछता हूँ। अब मैंने आपको ये बोला था कि ये अगर सामान भेजेगा तो ये कोई डॉक्यूमेंट बना के भेजेगा, वो कौन सा डॉक्यूमेंट होगा इस 500 रुपये का? मैं जब एंट्री करूंगा तो अभी मैं अपनी बुक्स में आऊँगा, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट ये बना के भी तो भेजेगा। तो जब ये बना के भेजेगा तो डेबिट नोट ही बना के भेजेगा। लेकिन उस डेबिट, जैसे ऐसे समझो, जब मैंने अपने यहाँ पे सेल्स की एंट्री करी तो मिस्टर ए ने अपने यहाँ पे किसकी एंट्री करी? NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, और ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ये आपको लाइव मार्केट पर दिया जाता है, लाइव टर्मिनल पर दिया जाता है, आपको एक्चुअल फंड्स के ऊपर काम कराया जाता है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। परचेज की, अगर मेरे अकाउंटेंट ने बुक डीके ट्रेडर ने अपने यहाँ पे सेल्स की एंट्री करी तो एक अकाउंटेंट ने अपने यहाँ पे परचेज की एंट्री करी, ऐसे ही तो हुआ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। हम दो बुक्स पैरेलल देख रहे हैं। अगर डीके ट्रेडर ने कोई गुड्स सेल करी है तो उसने एंट्री करी सेल्स में, और जिसको बेची है उसने अपने यहाँ पे बुक्स एंट्री करी परचेज में। यहाँ तक क्लियर है? तो जब वो परचेज वाला वापस भेजेगा वो तो डेबिट नोट ही बना के भेजेगा। अब जब उसने डेबिट नोट बना के मुझे भेजा है तो मैं अपने यहाँ पे एंट्री क्या करूँगा? क्रेडिट नोट में। अपने यहाँ पे तो मैं क्रेडिट नोट में एंट्री करूँगा ना। अब डीके ट्रेडर अपने यहाँ पे एंट्री क्या करेगा पता है? सेल्स अकाउंट डेबिट 500 रुपये टू मिस्टर ए। देखो उसने मिस्टर ए का अकाउंट क्रेडिट कर दिया 500 रुपये से, तो क्या जनरेट हुआ यहाँ पे? क्रेडिट नोट। जो मिस्टर ए का डेबिट नोट है वो मैं अपने यहाँ पे उसे क्रेडिट नोट में रिकॉर्ड करूँगा। मैं भी अगर अपने डेबिट नोट में कर दूंगा तो मेरी तो परचेज रिटर्न हो जाएगी, तो मेरी परचेज रिटर्न होगी, मेरी तो सेल रिटर्न आई है वापस। तो मैं जो बायर है, बायर अगर मेरे को सामान वापस भेजेगा तो मैं उसे क्रेडिट नोट में एंट्री करूंगा, वो चाहे डॉक्यूमेंट इशू करके दे या ना दे। अगर डॉक्यूमेंट इशू करके देगा तो डेबिट नोट ही बना के देगा, उसके डेबिट नोट को अपने यहाँ पे आके मैं क्रेडिट नोट में करूँगा। जैसे मानो अभी थोड़ी देर के लिए ये था, ये परचेज करी हमने कार परचेज करी। जब अगर इस कार में कोई प्रॉब्लम होगी तो जब मैंने कार परचेज करी तो ये रोहन मोटर ने अपने यहाँ पे एंट्री क्या डाली होगी? सेल की एंट्री। मैंने अगर कार परचेज करी तो रोहन ने अपने यहाँ पे सेल की एंट्री डाली होगी। अगर मैं कार वापस भेजूंगा तो अपने यहाँ पे क्या करूंगा मैं? जब मैं कार वापस भेजूंगा, कार में प्रॉब्लम थी, कार तंग कर रही है, नहीं चलानी, मुझे वापस करनी है, रिटर्न पॉलिसी है वहाँ पे मान लीजिए, तो कार रिटर्न कर रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा? परचेज को क्रेडिट कर दूंगा, डेबिट नोट के थ्रू वापस भेजूंगा, डेबिट नोट के थ्रू वापस भेजूंगा। तो रोहन मोटर अपने यहाँ पे क्या करेगा? उसकी तो सेल रिटर्न हो गई,
तो रोहन मोटर क्या करेगा, क्रेडिट नोट। तो परचेज रिटर्न के केस में डेबिट नोट आता है और सेल्स रिटर्न के केस में क्रेडिट नोट होता है। दो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सिचुएशन है, क्योंकि हम परचेज के टाइम पे पार्टी को क्रेडिट करते हैं, अगर उसका स्टॉक वापस भेज रहे हैं तो उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। सेल्स के केस में हम पार्टी को डेबिट करते हैं जिसको हमने सामान बेचा है, अगर हम सामान वापस आ रहा है, वो कस्टमर ने हमारा सामान वापस भेज दिया तो उसका अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। उसे 2000 का सामान बेचा था, 500 रुपये का उसने वापस कर दिया। जब हमने सामान बेचा था तब हमने 2000 से उसका अकाउंट डेबिट कर रहा, अब जब उसने 500 का सामान वापस भेज दिया तो 500 रुपये कोई देगा वो हमें, तो 500 से अकाउंट क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, इसलिए क्रेडिट नोट। तो परचेज के केस में डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न के केस में क्रेडिट नोट जनरेट होता है। ये बात क्लियर हो गई कि कब डेबिट नोट जनरेट होता है, कब क्रेडिट नोट जनरेट होता है। अब तो कोई डाउट नहीं,